जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक के द्वितीय सत्र के रिवीजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको पाठ 7 से लेके पाठ 13 तक का संपूर्ण सारांश में प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं की है तो आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है अंत तक। हम यहाँ पर पार्ट वाइज यानी चैप्टर वाइज है ना, उसके सारांश को समझेंगे। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यानी जो प्रश्न है उसके पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी समझेंगे, उसके उत्तर भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपके लिए ये वीडियो आज महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की, यानी कि जो द्वितीय सत्र में आ रहा है पार्ट 7। चलाते चलो। पार्ट 7 से स्टार्ट होंगे। ये पार्ट 7। पार्ट 8 होगा क्षत्रिय और बिहू नृत्य। पार्ट 9 होगा मैया मैं नहीं माखन खायो। पार्ट 10 परीक्षा, ठीक है बेटे। और पार्ट 11 चेतक। पार्ट 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। और पार्ट 13 पेड़ की बात, ठीक है बेटे। आपको ये पार्ट इस वीडियो में पूरे मिलेंगे, आप देखते रहिए। जलाते चलो जो कविता है वह कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की है, ठीक है बेटे। और इस पाठ का सारांश यहाँ पर समझे संक्षिप्त रूप से कि यह कविता मनुष्य को निरंतर कर्म करने और आशावादी बने रहने की प्रेरणा देती है कि जो मनुष्य है उसे निरंतर कर्म करने चाहिए, अपने काम करने चाहिए, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, हमेशा आशावादी रहे। कवि कहते हैं कि संसार में अज्ञान, घृणा और निराशा का जो अंधकार फैला हुआ है उसे केवल प्रेम और स्नेह के दीपक से दूर किया जा सकता है। जो मनुष्य के अंदर आपस में अज्ञान या घृणा या द्वेष भावना है वो सिर्फ किससे दूर हो सकती है? प्रेम, प्यार और स्नेह से। विज्ञान ने हमें बाहरी रोशनी यानी कि बिजली तो दी है, लेकिन मन का अंधेरा दूर करने के लिए मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। कि विज्ञान ने आविष्कार तो कर लिया, रोशनी तो मिल जाती है मगन, लेकिन जो मनुष्य के अंदर जो अंधकार है वो सिर्फ मानवीय संवेदनाओं से ही दूर किया जा सकता है, यानी कि प्रेम से, स्नेह से। जीवन एक संघर्ष है जहाँ बाधाएं यानी कि तूफान आएंगे, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हमें अपने समाधान यानी हमें अपना उन चीजों का समाधान खुद निकालना होगा। और साधना जो है दीपक को बुझने नहीं देना है, हमेशा अपने कर्म करते रहने हैं, हमेशा आशावादी बने रहना है, ठीक है बेटे। इसमें ही है। फिर इसके बाद कुछ प्रश्न है, देखो कि कविता में निशा किसका प्रतीक है? जो निशा है यानी कि रात, वो किसका प्रतीक है? कह रहा रात का या शांति का, ज्ञान और कष्ट का या नींद का। जो इसमें जो निशा है, रात या रात्रि, वो अज्ञान और कष्ट का प्रतीक है। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। प्रश्न अगला देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न है। विद्युत दिए से कवि का क्या तात्पर्य है? जो विद्युत के दिए के बारे में जो कवि ने बताया उसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक विज्ञान द्वारा निर्मित बिजली के बल्बों से है। जो आधुनिक विज्ञान है उससे ट्यूबलाइट है, बल्ब जलते हैं, लेकिन जिनमें मानवीय स्नेह और संवेदनाओं की कमी होती है, किनमें? बिजली के बल्बों में मानवीय स्नेह और संवेदनाएं नहीं होती, ठीक है। वो मानवीय संवेदनाएं किसमें होती है? मनुष्य के अंदर। अगला प्रश्न देखो बेटे। दिए और तूफान की एक कहानी चली आ रही है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब इस पंक्ति का, इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या भाव है? तो इसका अर्थ यह है कि युगों से अच्छाई और बुराई, आशा और निराशा के बीच संघर्ष चला आ रहा है। ये साथ चली आती है, जहाँ अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, आशा के साथ निराशा भी होती है, ठीक है, सुख के साथ दुख भी होता है, लेकिन हारना नहीं चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तूफान बाधाओं का प्रतीक है तो दिया साहस का प्रतीक है कि बाधाएं आएंगी लेकिन अपने अंदर हौसला बनाए रखना है, ठीक है। तो दिया किसका प्रतीक है? यहाँ पर साहस का। बाधाएं कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, लेकिन साहस का एक छोटा सा प्रयास भी उन्हें हरा सकता है, बाधाओं को, समस्याओं को हल कर सकता है, ठीक है बेटे। इसमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पाठ का नाम है जलाते चलो
कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और जो ये पंक्ति ये कविता है उसका भाव है आशा और सकारात्मकता का समावेश है इसमें। ठीक है, मूल भाव है इस कविता का स्नेह का दीपक, प्यार का दीपक। यह कविता में प्रेम और स्नेह के दीपक जलाकर दुनिया से अज्ञान और निराशा रूपी अंधेरों को मिटाने की प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि विज्ञान की विद्युत यानी बिजली चकाचौंध तो दे सकती है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की कमी को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे देखो, कविता में अंधेरा किसका प्रतीक बताया था? अज्ञान, निराशा और अशांति का प्रतीक। विद्युत दिए क्यों काफी नहीं है? क्योंकि उनमें स्नेह और मानवीय भावनाओं का अभाव होता है, जो उनके अंदर नहीं होता, उनमें नहीं होता, यानी कि विद्युत दियों में। अगला पार्ट है सत्य और बिहू नृत्य। इसके लेखिका हैं जया मेहता। यहाँ पर पाठ का सारांश दिया गया है संक्षिप्त रूप से, एक बार बच्चों आप देखें कि यह पाठ भारत के उत्तर पूर्व राज्य यानी कि असम की कला और संस्कृति का परिचय देता है। वहाँ के कला, संस्कृति, रहन सहन का परिचय देता है। कहानी लंदन की बालिका एंजेला के मध्य से आगे बढ़ती है कि एंजेला असम में आती है अपनी माँ के साथ, यानी कि वे अपनी माँ के साथ असम आकर बिहू और सत्य नृत्य देखती है। बिहू एक कृषि आधारित लोक नृत्य है जो फसल और ऋतुओं से जुड़ा हुआ है और फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक 3 बार मनाया जाता है साल में। सत्र एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस जिसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति वैष्णव मठों यानी सत्रों से हुई थी। यह पाठ हमें सिखाता है कि कला किसी सीमा में नहीं बनती और यह विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे अंत में जो एंजेला है जब लंदन वापस लौटती है तो वहां पर अपनी क्लास में जाकर शास्त्रीय नृत्य यानी बिहू नृत्य करके दिखाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हैं। बिहू नृत्य का असम के किसानों के जीवन में क्या महत्व है? तो बताना है आपको कि बिहू असम के किसानों के उल्लास का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। ठीक है, आनंद का प्रतीक है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है और फसल की बुआई व कटाई से सीधा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है सत्य नृत्य में समय के साथ क्या बदलाव आए? तो आपको बताना है कि प्राचीन समय में यह केवल पुरुषों यानी कि साधुओं द्वारा सत्रों में किया जाता था। शुरुआत में इसे सिर्फ पुरुष ही करते थे, लेकिन अब इसे महिलाएं, बाद में परिवर्तन हुआ, महिलाएं भी शास्त्रीय नृत्य को करती हैं, वो उसमें निपुण हो गई हैं करते हुए और वे इसे मंच पर प्रदर्शित करते हैं एक साथ। ठीक है बेटे, अगला प्रश्न है एंजेला का अपनी कक्षा में असम के नृत्य को दिखाना क्या दर्शाता है? इसको आप बताएंगे कि यह संस्कृति यानी जो संस्कृति है असम की, यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान व जिज्ञासा को दर्शाता है कि एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो इसका कहानी का सार इस प्रकार है। लंदन से आई एंजेला और उसकी माँ असम की संस्कृति देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। यह पाठ विविधता संस्कृति, एक दूसरे की संस्कृति के सम्मान की सीख देता है। सत्र क्या है? असम के वैष्णव मठ जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। बिहू असम का मुख्य त्योहार जो कृषि और फसलों पर आधारित है। सत्रिय यानी असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है बेटे, आगे देखो अगला पाठ, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसके रचित हैं सूरदास। पाठ का सारांश इस प्रकार है। सूरदास जी द्वारा रचित यह पद वात्सल्य रस का एक अद्भुत उदाहरण है। वात्सल्य रस यानी कि माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह, प्यार। इसमें बालक कृष्ण की बाल सुलभ चपलता और उनके द्वारा दिए गए चतुर तर्कों का वर्णन है। कृष्ण अपनी माता यशोदा के सामने माखन चोरी की बात से साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने माखन चुरा कर नहीं खाया। वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहते हैं कि वे तो दिन भर गाय चराने वन में जाते हैं, यानी कि सुबह निकलते हैं और शाम को ही वापस लौटते हैं, और उनकी बाहें तो छोटी हैं, उनके हाथ छोटी हैं, जबकि ऊपर छीका टंगा रहता है कि हाथ तक नहीं पहुंच पाते छीके तक उनके हाथ, तो वे ऊंचे छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं?
अंत में यशोदा उनकी मासूमियत पर रिझ जाती है और हंस देती है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। इसमें एक बात हो रहा है बेटे कि इसमें ये भी बताते एक तर्क देते हैं कि आप है ना बहुत मासूम हो। अपनी माता से कहते हैं श्री कृष्ण कि आप ग्वालों की बात में आ गई, वो तो मुझसे जलते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब इसके प्रश्न इस प्रकार है। किशन ने ग्वाल बालों पर क्या आरोप लगाया? तो किशन ने कहा कि ग्वाल बाल उनसे बैर रखते हैं यानी जलते हैं, और उन्होंने ही जबरदस्ती उनके मुख पर माखन लपेट दिया है जिससे मेरा नाम लग जाए, जबकि मैंने माखन चुराकर नहीं खाया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तू माता मन की अति भोरी। यह किशन अपनी माँ को भोरी यानी कि भोली क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कह रहे हैं किशन अपनी माँ को अपनी बातों में उलझाने के लिए कह रहे हैं कि उनकी माता उनकी बातों पर विश्वास कर ले, कि वे दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं और अपने बेटे पर शक करती हैं। ठीक है, अगला है देखो। इस पद में मैया, पाचे, भैयन जैसे शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। जैसे मैया का माँ है, पाचे का पीछे, भैयन का है बाहें। ठीक है, अगला इसका सार इस प्रकार होगा। मैया मैंने माखन खायो, कवि इसके सूरदास, रस वात्सल्य रस। बाल कृष्ण के तर्क दिए गए हैं इसमें, यानी कृष्ण लॉजिक। मैं छोटा सा बालक हूँ, छीका यानी जिसमें माखन रखा रहता है बहुत ऊंचाई पर होता है, मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो दिन भर गाय चराने में व्यस्त रहता हूँ। आप माता बहुत अति भोली हो, जो दूसरे बाल ग्वालों की बातों में आ जाती हो। उन्होंने ही मेरे मुख पर माखन लगाया है। ऐसे तर्क देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कृष्ण की मासूमियत और भोले तर्क सुनकर माता यशोदा का क्रोध प्रेम में बदल जाता है। ठीक है बेटे, अगला पाठ देखें। अगला पाठ है परीक्षा। यह एक कहानी है जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। पाठ का सारांश प्रकार है। देवगढ़ रियासत के दीवान यानी सुजान सिंह बूढ़े हो चले हैं, बूढ़े मतलब बूढ़े हो गए हैं, और एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में है जो दीवान का पद संभाल सके। वे उम्मीदवारी की केवल डिग्री नहीं बल्कि उनके चरित्र की परीक्षा लेते हैं कि डिग्री से नहीं, हमें ऐसा चरित्र का व्यक्ति चाहिए जो इस पद के लिए सुशोभित हो। दीवान के पद के लिए 1 महीने तक उम्मीदवार अपना ढोंग करते हैं, लेकिन अंत में सुजान सिंह एक ऐसी परिस्थिति रचते हैं जहाँ केवल एक दयालु और साहसी व्यक्ति सफल हो सकता है। उसके लिए पंडित जानकीनाथ, जो खुद घायल होने के बावजूद एक गरीब किसान की मदद करते हैं, और इस परीक्षा में वो खरे उतरते हैं। वो गरीब किसान यानी जो था वो दीवान सुजान सिंह थे जो परीक्षा ले रहे थे। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है पहिया, तो वो चोट लगने के बाद भी जानकीनाथ उस गाड़ी को निकलवाने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है बेटे, ये इसकी समरी है। प्रश्न इसके प्रकार होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, दीवान पद के उम्मीदवार देवगढ़ में किस प्रकार का अभिनय कर रहे थे? तो उत्तर होगा, सभी उम्मीदवार खुद को बहुत धार्मिक, परोपकारी, अनुशासित दिखा रहे थे ताकि उन्हें दीवान का पद मिल सके। दूसरा प्रश्न इस प्रकार होगा, सुजान सिंह के अनुसार एक अच्छे दीवान में क्या गुण होने चाहिए? सुजान सिंह के अनुसार एक अच्छे दीवान में उच्च शिक्षा से अधिक दया, आत्मबल, साहस और मानवता का होना बहुत जरूरी है, जो दूसरों के भलाई के काम आ सके, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोच सके। अगला प्रश्न होगा, किसान की गाड़ी कीचड़ से निकालने की घटना ने कैसे जानकीनाथ का भाग्य बदल दिया? उत्तर है कि जानकीनाथ ने बिना किसी स्वार्थ के किसान की मदद की, जबकि अन्य उम्मीदवार वहां से गुजरते हुए भी अनजान बने रहे। सुजान सिंह ने इस घटना के माध्यम से जानकीनाथ के असली चरित्र की पहचान की और उन्हें दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब इस पाठ को सारांश को इस तरह से समझे। जो पाठ है चरित्र और मानवता पर आधारित है। देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह ने नए दीवान को चुनने के लिए एक अनोखी परीक्षा रखी। यह परीक्षा शिक्षा की नहीं बल्कि दया और आत्मबल की थी। अन्य उम्मीदवार जो थे वो खुद को नेक और धार्मिक दिखाने का ढोंग कर रहे थे, जबकि
व्यवहार कुछ और था। ठीक है, जो उनका व्यवहार था वो जो दिखाते वो दिखावटी व्यवहार था। पंडित जानकीनाथ जो विजेता जो बाद में दीवान बनते हैं, वो खुद घायल होते हुए भी कीचड़ में फंसी एक गरीब किसान की बैलगाड़ी को बाहर निकालते हैं। और सच्चाई सच्चाई दिखाई देती है इसमें, उनका साहस दिखाई देता है, आत्मबल दिखाई देता है। ठीक है, परिणाम यह होता है कि जानकीनाथ को उनके साहस और मानवता और आत्मबल के कारण दीवान चुन लिया जाता है। अगला पाठ देखे बेटा, चेतक की वीरता। यह एक कविता है जिसके रचित है श्याम नारायण पांडे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह कविता हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त और वीर घोड़े चेतक की गति, उसके साहस, उसकी बुद्धिमत्ता, वीरता का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है इस कविता में। चेतक हवा से बातें करता था और रणभूमि में उसके खुरों की टाप से ही दुश्मन की सेना कांप उठती थी। वह न केवल एक पशु था बल्कि जो महाराणा प्रताप का एक अजय योद्धा था, कि महाराणा प्रताप की इशारा करने से पहले ही वह महाराणा प्रताप के बातों को समझ जाता था। ठीक है, कौन? चेतक। इसके प्रश्न इस प्रकार है। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, यानी कि क्या भाव है? इसका भाव यह है कि महाराणा प्रताप की आंखों का इशारा होने से पहले ही चेतक उनकी इच्छाओं को समझकर उस दिशा में मुड़ जाता था जिधर महाराणा प्रताप जाना चाहते थे। यह चेतक की अद्भुत समझदारी को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार होगा, महत्वपूर्ण, जो कविता में चेतक के लिए किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है? इसमें जो चेतक के लिए विशेषण शब्द जो प्रयोग है, पहले तो आपको पता होना चाहिए विशेष शब्द वे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो ये है बताया गया इसमें, हवा का घोड़ा, हवा से बात करने वाला, निराला, चप्पल, काल का रूप, निर्भीक। ठीक है, ये विशेषण शब्द हैं जो चेतक के लिए प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं के प्रति महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध हमें क्या सिखाता है? तो यह हमें पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रेम, वफादारी की सीख देता है, जो ये पाठ है। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। पाठ कविता का नाम चेतक, कवि श्याम नारायण पांडे। विषय का मतलब जो विषय थीम है, शौर्य और स्वामी भक्ति। हवा का घोड़ा यानी चेतक, उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो है जमीन पर नहीं हवा में उड़ रहा हो। स्वामी भक्त घोड़ा था चेतक। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, यानी कि वह महाराणा प्रताप की आंखों के इशारे को समझ जाता था। निडरता यानी कि वह दुश्मन सेना के बीच निडर होकर कूद पड़ता था। ठीक है बेटे, आगे अगला पाठ देखो। पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, पाठ का सारांश इस प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर ने मॉरिशस की अपनी यात्रा के माध्यम से वहां की भारतीयता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। मॉरिशस में रहने वाले अधिकांश लोग भारतीय मूल के ही हैं, जो वर्षों पहले वहां गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा यानी हिंदी, भोजपुरी जो भाषा वो बोलते हैं, बात करते हैं, उसको नहीं छोड़ा, और भारतीय संस्कृति को अभी तक वो उन्होंने नहीं छोड़ा। वहां का ग्रैंड बेसिन यानी कि परी तालाब भारतीयों के लिए गंगा के समान पवित्र है। यह पाठ सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी, जो संस्कृति की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। यहाँ के लोग कहीं भी चले जाए वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, अपनी संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न इसके इस प्रकार होंगे महत्वपूर्ण। मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान क्यों कहा गया है? अब उत्तर इस प्रकार होगा। मॉरिशस में भारतीय उत्सव, भाषा और रहन सहन भारत की ही तरह जीवित दिखाई देते हैं, इसलिए इसे छोटा सा हिंदुस्तान कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखें, मॉरिशस के परी तालाब का धार्मिक महत्व क्या है? यहाँ पे उत्तर देंगे, मॉरिशस के निवासी शिवरात्रि के समय यहाँ से जल लेकर शिव मंदिर में जाते हैं। उनके लिए इस तालाब का जल गंगा जल के समान पूजनीय और पवित्र है। ठीक है,
अब है कि यात्रा वृत्तांत विधा से आप क्या समझते हैं? उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, जब कोई लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, वहाँ के स्थान और संस्कृति का विस्तार से वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यानी कि कोई ये व्यक्ति या लेखक किसी जगह यात्रा करने गया तो वहाँ के अनुभवों के बारे में बताना, उसे कैसा लगा, उसने क्या देखा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, विस्तार से वर्णन करना ही यात्रा वृत्तांत है। आप इस पाठ को इस प्रकार समझेंगे कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, पाठ का नाम, लेखक रामधारी सिंह दिनकर, विषय किस पर, किस यात्रा पर, मॉरिशस की यात्रा पर, छोटा सा हिंदुस्तान। यहाँ भारतीय मूल के लोग अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को जीवित रखे हुए हैं। वे वहां पर चले गए, रहने लगे, लेकिन उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। भारत यानी कि भाषा और धर्म, हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है वहां पर। शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परी तालाब, ठीक है, यहाँ का तालाब जो है वो हिंदुओं के लिए गंगा के समान पवित्र है। अगला पाठ देखें, पाठ का नाम है पेड़ की बात। यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु। पाठ का सारांश इस प्रकार है, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस निबंध के माध्यम से बच्चों को प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराया है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि पेड़ों में भी जान होती है, वे भी मनुष्य की तरह सांस लेते हैं, वे भी हमारी तरह भोजन करते हैं, बढ़ते हैं और उन्हें भी चोट लगने पर कष्ट होता है। किनको? पेड़ पौधों को। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेखक ने बीज से पौधे बनने की जादुई प्रक्रिया को बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। ठीक है, इसके प्रश्न इस महत्वपूर्ण इस प्रकार होंगे, जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों के बारे में क्या अद्भुत खोज की थी? उन्होंने खोज की थी कि पेड़ों में भी इंसानों की तरह ही जीवन और संवेदनाएं होती हैं, वे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो, एक सूखे बीज के भीतर क्या छिपा होता है? उत्तर है, एक सूखे बीज के भीतर एक नन्हा सा पौधा गहरी नींद में सोया हुआ होता है, जो मिट्टी और पानी मिलने पर अंकुरित हो उठता है, यानी कि जी उठता है। पेड़ों को हमारे सच्चे मित्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, वर्षा और सबसे महत्वपूर्ण प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए वे हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो इस पाठ को इस प्रकार समझेंगे, पाठ का नाम पेड़ की बात, लेखक जगदीश चंद्र बसु। ये जो पाठ है विज्ञान और संवेदना पर आधारित है। वैज्ञानिक खोज, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि पेड़ में भी प्राण होते हैं, वे हमारी तरह सुख दुख महसूस करते हैं, सांस लेते हैं और भोजन भी करते हैं। और पेड़ के बीज से लेकर बड़े होने तक की पूरी कहानी, पूरी प्रक्रिया को एक कहानी के माध्यम से समझाया है। बीज, इसके भीतर नन्हा पौधा सोया रहता है। फिर जागना, हवा पानी धूप मिलने पर यह पौधा जाग उठता है। फिर महत्व क्या है कि पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। ठीक है बेटे, हम अब एक बार हम समझते हैं कि हमने क्या सीखा, कि इसमें मूल्यों की एक झलक समझते हैं। कि जो पहला पार्ट था हमारा चलाते चलो, इसमें आशा होप उम्मीद से जुड़ा हुआ था। दूसरा पार्ट सस्ते और बिहू नृत्य, ये संस्कृति कल्चर से जुड़ा हुआ था। जो अगला नेक्स्ट पार्ट था, यानी मैया मैंने माखन ने खायो, ये प्रेम, माता मतलब एक बच्चे का माता के प्रति प्रेम, यानी श्री कृष्ण का अपने माँ यशोदा के प्रति प्रेम स्नेह दर्शाया गया है इसमें। अगले पाठ परीक्षा में चरित्र, यानी कि आत्मबल विश्वास, ठीक है, दूसरों की मदद करने की भावना दर्शाई गई है। तीसरे पाठ में चेतक की वीरता में, इसमें वीरता और वफादारी दिखाई गई है। और 12वें पार्ट में हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इसमें धरोहर और संस्कृति के बारे में बताया गया है, भारतीय धरोहर और भारतीय संस्कृति। और अगला है पेड़ की बात,
इसमें संवेदना यानी नेचर के प्रति संवेदना को प्रदर्शित किया गया है। तो बेटा आपको उम्मीद है कि ये वन शॉट में ये पार्ट समझ में आ गए होंगे और आप अच्छा करोगे अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा। तो आने वाले परीक्षा की शुभकामनाएं। और याद रखें बेटा कि प्रत्येक पाठ के कठिन शब्दों को एक बार जरूर देख लें। कवि और लेखकों के नाम जरूर याद कर रखें। प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी भाषा सरल और स्पष्ट रखें। जैसे आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, उसी भाषा में लिखें। ठीक है, आपकी तैयारी पूरी हो गई है मुझे विश्वास है। और अपने ऊपर सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास रखें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। आने वाली परीक्षाओं की शुभकामनाएं। जय हिंद बेटा। बेटा ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के।